एग्ज़ाम किसी भी क्लास का हो, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th, 11th, 12th, आप किसी भी क्लास का अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाता है अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग सोर्सेज से। उनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट किए जाते हैं वो है NCERT। NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और एक्सरसाइज के अंदर अलग क्वेश्चन होते हैं। आज की ये जो वीडियो है हमारी इसी टॉपिक पर बेस्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की फिजिक्स का एक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे पहले, फिर उनका आंसर हमें क्या लिखना चाहिए एग्जाम में उसको कवर करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? देखिए जो कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, उसकी जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है ना। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है कि अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से, जो उसकी रेस्टिंग कंडीशन होती है उससे स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब अपने पोजीशन से हटती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक निडल जो होती है कंपास की वो क्यों डिफ्लेक्ट होती है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, जब आप किसी कंपास को नियर बाय लाते हैं किसी बार मैग्नेट के। ठीक है, तो बार मैग्नेट जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखी है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से रेज अराइज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट के आसपास क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कंपास की जो निडल होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल के मिलने से बनी होती है। ठीक है, जिसमें जो एरो होता है उसका जो टिप पार्ट है वो नॉर्थ का इंडिकेशन देता है। ठीक, तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है, जो मैग्नेटिक निडल है, जब आप किसी ऐसे एरिया में उसे ले जाते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि बार मैग्नेट के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जैसे ही वो कंपास कांटेक्ट में आता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसकी जो निडल है वो अपनी पोजीशन से स्लाइटली लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट होना। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बार मैग्नेट के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, कोई भी हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल, यहां पर मैग्नेटिक कंपास का जिक्र किया जा रहा है जिसके अंदर जो निडल है वो खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल के मिलने से बनी हुई है। ठीक है, तो जब आप उसको उसके नियर बाय लाएंगे तो बेसिक बात है, अगर सेम पोल की कंडीशन बन रही होगी तो रिपल्शन होगा, और अगर अपोजिट पोल्स की कंडीशन बन रही होगी तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन या मैग्नेटिक निडल किस साइड डिफ्लेक्ट होगी ये डिपेंड करता है उस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी कंडीशन पर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि क्यों किसी कंपास की जो निडल होती है वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाती है जब आप उसको नियर बाय ले जाते हैं किसी बार मैग्नेट के। तो आप सिंपल शॉर्ट में आंसर भी दे सकते हैं कि बार मैग्नेट के आसपास क्या होता है भाई, एक ऐसा एरिया होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। और वो एरिया किस बेस पर डिजाइन होता है, क्योंकि बार मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल होते हैं वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्टार्ट होती हैं जो साउथ पोल में एंटर करती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो एरिया डिजाइन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आप कंपास को लेकर जाते हैं तो उसके निडल हमेशा डिफ्लेक्शन दिखाएगी। डिफ्लेक्शन मींस अपनी पोजीशन से स्लाइटली शिफ्ट होगी। क्लियर, सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो किस तरह की होती हैं, ये चीज आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखानी है। देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, उसके लिए हमें पहले एक बार मैग्नेट बनानी होगी। ठीक है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके चारों तरफ इस तरीके से आप दिखाएंगे। अब इसमें आपको डायरेक्शन के लिए एरो डालना होता है, लेकिन उसके लिए आप ध्यान रखना जो बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल N और S सिंबल से यहाँ पर डिनोट किया गया है, तो नॉर्थ पोल से हमेशा
मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं, निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं आउटसाइड अ मैग्नेट। ठीक है, ये भी याद रखना, आउटसाइड अ मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल से ऐसे रेज स्टार्ट हो रही हैं, ये इसकी डायरेक्शन। ठीक है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो आप एरो दिखाएंगे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इस एरो को देखकर ही पता चल रहा है कि भाई किधर से रेज किधर जा रही हैं। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस माइग्रेट करती हैं और इन लाइंस की वजह से जो एरिया है जो जनरेट हुआ है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई ड्रॉ करके दिखाइए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी बार मैग्नेट के आसपास किस तरह से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो हमें यहाँ पर नोट करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड अ मैग्नेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके सामने डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया था कि आउटसाइड अ मैग्नेट कैसी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन इनसाइड अ मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत बारीकी से इस तरह की चीज़ें आपको नोट कर लेनी है अपने रजिस्टर में। ठीक है, पॉइंट्स बना लेने हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसके लिए आपसे प्रॉपर्टी पूछी जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फिक्स है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक पॉइंट आप ये बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप बताएंगे कि अगर हम आउटसाइड देखते हैं तो डायरेक्शन कैसे रहती है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अगर हम इनसाइड देखते हैं किसी मैग्नेट के तो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है, इनसाइड अ मैग्नेट। क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। देखिए कोई यहां पर ब्रेकेज नहीं है, यहां से स्टार्ट हो रही हैं और सीधा ये एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व के साथ बैंड ले रही हैं साउथ की तरफ, साउथ पोल पर एंटर कर रही हैं। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आप एक बात सोचिए कि नॉर्थ पोल से ये रेज स्टार्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो क्या ये आपस में इंटरसेक्शन हो सकता है, क्योंकि सोर्स एक ही है ना, तो आपस में इंटरसेक्शन के कोई चांस ही नहीं है। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बना रही है, देखिए ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो सेकंड नंबर की जो लाइन होगी वो भी इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करेगी। ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट और एक लास्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है, वो आंसर, इसके लिए आंसर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, इन कंपैरिजन जो मिडिल वाला एरिया है उसके। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम कहां मिलेगी आपको, पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तैयार रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा इसीलिए, देखिए क्या है ना कि यहाँ पर ये जो बार मैग्नेट बनी हुई है, इस बार मैग्नेट के लिए मैंने आपको 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से सभी रेज स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं, और हर एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या दिखाती है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है, अगर आप किसी पॉइंट पर चेक करते हैं तो जो काफ़ी नज़दीक होगा पॉइंट, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा डिस्टेंस होगी वहाँ पर थोड़ा पावर वीक हो जाएगी, इसलिए डिस्टेंस लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा के दिखानी होगी। ठीक है, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सोर्स क्या है, वो एक ही है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, वो एक ही है, सेम, और सभी के सभी क्या बना रही है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, इसलिए इंटरसेक्शन के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड एंड आउटवर्ड इन केस ऑफ सर्कुलर लूप वायर कंडक्टर। देखिए कंडक्टर सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि किसको कहा जाता है।
कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास हो जाता है उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। लेकिन अब मटेरियल जिनको हम कंडक्टर कह रहे हैं, उन मटेरियल में ऐसी क्या खास चीज़ है जिसकी वजह से हमने उसको कंडक्टर बोला है। वो बात ठीक है, ये तो डिफाइन हो गया कि भाई कोई भी मटेरियल जिससे करंट पास होता है उसको कंडक्टर कहते हैं, पर उसमें ऐसी क्या खास चीज़ होती है, और वो आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे मटेरियल थोड़ा डिफाइन जो होता है ना, उसको आप थोड़ा डेप्थ लेवल पर भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। उसमें आपको क्या नोट करना होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर किसी मटेरियल में पाए जाते हैं तो उस मटेरियल से करंट पास हो सकता है, बल्कि होता है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उससे करंट पास नहीं होगा, है ना, मतलब कि इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर ये दो मटेरियल होते हैं जिनसे करंट पास हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसका कारण है। और अगर ऐसा मटेरियल है जिससे करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ये जैसे माइका की शीट है ना, इससे भी करंट पास नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सीधा सा एक ये रीजन हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो कंडक्टर वर्ड तो आपको क्लियर हो गया कि भाई कंडक्टर किससे कहा जा रहा है ना। लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है कि कंडक्टर किसको बोलते हैं, वो तो हमने अलग से पॉइंट क्लियर किया है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है ना, ड्रॉ करके दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। लेकिन कौन से टाइप के कंडक्टर में, सर्कुलर लूप वायर कंडक्टर में। क्लास 10 की फिजिक्स में ये जो चैप्टर दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में 3 तरह के कंडक्टर का जिक्र किया हुआ है, स्ट्रेट वायर कंडक्टर, लूप वायर कंडक्टर और सोलिनॉइड। हालांकि इन तीनों ही टाइप के कंडक्टर पर भी हमने वीडियो बनाई थी काफी डिटेल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक जरूर मिलेगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको पहले चेक कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपने उस वीडियो को देखा हुआ है, क्लियर है, तो आप अब उसको दोबारा से मत देखिए क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आपको मेन फोकस करके चलना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो चाहे वो किसी भी क्लास का एग्जाम हो, 9 से 12 तक की रेंज में जो भी क्लासेज हैं, जिस भी क्लास का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और अगर उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिक्स होता है ये, इसमें तो डिटेल ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, मेन चीज़ों को ही दिया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्जाम में अप्रॉक्स साइंस के एग्जाम में 70% के नियर बाय क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत डिजिट्स में इधर उधर चेंजेस कर देते हैं या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दे देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, आपको फुल चैप्टर कवर करना है किसी भी सोर्स से। लेकिन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज प्लस इन टेक्स्ट, इनको जरूर कवर करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है लूप वायर कंडक्टर की। उस लूप वायर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करनी है। चलिए अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक बार। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। सिंगल सेल वाली बैटरी है ये। अब इसमें प्लस से माइनस करंट की डायरेक्शन होती है, मालूम है आपको। इस तरीके से करंट जो है वो वायर से पास आउट हो रहा है। लूप वायर कंडक्टर की हमने शेप बना दी है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है उसको। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है दोनों पॉइंट्स पर, लेफ्ट में भी और राइट में भी। किस तरीके से, उसके लिए नियम क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया, आप शॉर्ट में नहीं लिखना, आप उसको ध्यान रखना। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल हमारे एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि कैसे अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम है तो उसके आधार पर आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, कि वो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी। इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन कैसे, इस बात के लिए उन्होंने राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड का आपको यूज करना होगा। बहुत बार क्या होता है, बच्चे लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो भाई हाँ फील्ड लाइन ऐसी होती है, ये सब चीजें, फिर वो सही आंसर नहीं आता है।
तो आपको क्या करना है, यहां जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक में लिखा हुआ है राइट हैंड, ठीक है, तो आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। तो थंब जो है इंडिकेशन देगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, आप सोचिए जो कर्लिंग फिंगर होती है ना, ये जो फिंगर ऐसे मुड़ी हुई हैं, तो ये क्या बता रही हैं आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो नेल्स होते हैं ये किसका इंडिकेशन देते हैं, एरो का, ठीक है। अब आप सोचिए, खुद से चेक करके देखिए कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी घूम रही है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे कर देते हैं, थंब नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट अगर नीचे है तो क्लॉकवाइज, करंट नीचे है तो कैसे आएंगी, क्लॉकवाइज पैटर्न में, ठीक है। अब देखिए करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, आप खुद से चेक कर सकते हैं क्लॉकवाइज सिस्टम में, इस तरीके से। अब करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन का इंडिकेशन दे रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। आप एरो ध्यान से लगाइएगा क्योंकि उसी से क्लियरिटी होती है कि भाई डायरेक्शन कैसी बताई जा रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था, इसलिए यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ किया गया लूप वायर कंडक्टर का, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और दो अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया गया है। लेकिन कौन से नियम का इस्तेमाल करते हुए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें थंब किसका इंडिकेशन देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट का, क्लियर, और कर्लिंग फिंगर किसका इंडिकेशन देती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन अगर यूनिफॉर्म हो तो आप कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है आपसे कि आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, लेकिन शर्त क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बहुत ईजी डायग्राम है इसका, आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, और इसमें एरो भी जरूर डालेंगे। और ऐसा नहीं करना है कि कोई लाइन, कोई एरो इधर की साइड है, कोई आपका राइट की तरफ आ रहा है, कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सबको एक ही डायरेक्शन में आपको रखना है, क्लियर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने रिप्रेजेंट कर दी है, यूनिफॉर्म है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ये इशारा कर रही है, जितनी भी आप दिखाएंगे 4 या 5 लाइन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। सोलेनॉइड आपको पता है ना, क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर को बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप्स का दिया हुआ है, एक तो स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, एक लूप वायर कंडक्टर है, और एक है सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है कि आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरह से टर्न दे देते हैं, जैसे डीएनए होता है ना हेलिकल फॉर्म में, इस तरीके से टर्न दे दिया जाता है स्पाइरल फॉर्म में। तो ये जो चीज़ होती है इसको सोलेनॉइड कहा जाता है। सोलेनॉइड का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस बना हुआ है, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। खैर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह ये सब टॉपिक नहीं है, पर आप सोलेनॉइड जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है उस चीज़ को ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, एक ऐसा सोलेनॉइड जिससे करंट पास आउट हो रहा है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होंगी उसके बारे में आपसे क्वेश्चन अराइज किया गया। अब क्या ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, 0, क्या वो 0 होंगी या डिक्रीज होंगी एज वी मूव टूवर्ड इट्स एंड, ठीक है। याद रखना ये कोई सिंपल मैग्नेट का केस नहीं है, यहाँ पर आपसे एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर या लूप वायर कंडक्टर या सोलेनॉइड इस तरह की चीज़ को लेकर क्वेश्चन बनाया हुआ है, और क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के केस में आपको ध्यान रखना है, तो उस डायग्राम को सोचना और उसके बाद फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है वैसे, बी ऑप्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के केस में एक ऐसा सोलेनॉइड जिससे करंट पास हो रहा है ना, तो ऐसा सोलेनॉइड जिससे करंट पास आउट हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं वो घटती चली जाती हैं अगर आप मिडिल पॉइंट से किनारे की तरफ जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट एक्सट्रीम एंड हो चाहे वो राइट एक्सट्रीम एंड हो, ठीक है। मिडिल वाले पोर्शन पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं इन कंपेरिजन बाउंड्री लाइन के, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
विच प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बदलती है, चेंज होती है, वाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन जब मूव करता है फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की जो बदल जाती है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हो सकता है ऑप्शन ना देकर आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर पूछ ले, है ना, तो आप लॉजिक समझना है इसका। मास, पहला ऑप्शन है मास। क्या मास में चेंज आता है? मास में तो भाई कभी भी चेंज नहीं आता, है ना, मास तो फिक्स रहता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। अब बचते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन, स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम। आप एक बात सोचिए, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई प्रोटॉन मूव कर रहा है तो बेसिक बात है डायरेक्शन तो है ना, पर क्या डायरेक्शन सेम रहेगी? डायरेक्शन बदलती रहेगी, है ना। और वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड क्या है? स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम किस में कंसीडर करते हैं? स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, और इनके बेस्ट एग्जांपल हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती इसलिए हम उसको स्केलर में कंसीडर करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है इसलिए हम उसको किस में कंसीडर करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में। और जब कोई प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो लगातार उसकी डायरेक्शन में बदलाव आता है, ठीक है। अब एक और खास बात, डी ऑप्शन, मोमेंटम। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी में लगातार बदलाव अगर आता है तो आप सोचिए क्या मोमेंटम में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? आंसर है बदलाव आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, C एंड D। ये वो 2 प्रॉपर्टी हैं प्रोटॉन के लिए जो लगातार चेंज हो रही हैं, लेकिन स्पीड और मास में कोई बदलाव नहीं होगा। सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आंसर में क्या लिखना होगा? C एंड D, मतलब वेलोसिटी और मोमेंटम, ये वो 2 प्रॉपर्टी होंगी जो प्रोटॉन की लगातार बदलेंगी, चेंज होंगी जब कोई प्रोटॉन मूव करता है फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाउ डू वी थिंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रोड ए बी। देखिए इसके लिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब इस डायग्राम को आप एक बार ध्यान से देखना। इस डायग्राम में ए बी को एक रोड है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रोड ए बी। ये सिंबल डाल दिया गया उसके लिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई इस डायग्राम को देखकर जरा आंसर बताओ। 3 यहाँ पर पार्ट्स बना दिए गए हैं। मेन लाइन क्या है क्वेश्चन की कि हाउ डू वी थिंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी। ए बी जो रोड है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके आधार पर आपको सोचकर बताना है 3 अलग अलग पार्ट्स जो दिए हुए हैं उनके आंसर को, है ना। सबसे पहले बल्कि हम ये जो पार्ट्स है ना, इनको शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ए बी यहाँ पर क्या डिस्प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको पता है ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम कौन सा है? हॉर्स शू शेप एक्सपेरिमेंट या किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्लास 10th की फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का एक बहुत ही दमदार टॉपिक है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं कि करंट का जो फ्लो होता है ना। बैटरी एज अ सोर्स यहाँ पर देखिए लगाई हुई है, आप प्लस माइनस टर्मिनल पता ही आपको। चलिए यहाँ पर डाल देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है इससे काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होती हैं कि जैसे करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके ज़रिए कौन सी पोलैरिटी आ सकती है और उस पोलैरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले आप इस टॉपिक की डिटेल ज़रूर पढ़ लेना अगर आपने अब तक रिवाइज नहीं की है तो। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में जो बैटरी है, बैटरी क्या कर रही है? एक पावर प्रोवाइड कर रही है ना। बैटरी से ये करंट ऐसे प्रोसीड कर रहा है और इस डायरेक्शन से होते हुए यहाँ पर B से A की तरफ आ रहा है। डायरेक्शन क्या है करंट की? B से A की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये जो
ए पॉइंट है, इससे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर अपना ऐसे सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। ये जो यहाँ पर यू शेप मैग्नेट है, ये क्या है? यू शेप मैग्नेट भी बोल देते हैं वैसे इसको, या फिर हॉर्स शू शेप मैग्नेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपने किसी एक मटेरियल को प्लेस किया हुआ है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, और जब करंट का फ्लो आता है तो वो डिपेंड करता है हालांकि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके बेस पर इस रोड पर पोलैरिटी जनरेट होती है। और अगर सेम पोलैरिटी होगी, है ना, क्योंकि मैग्नेट पहले से ही प्लेस है यू शेप मैग्नेट, तो उस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई करंट के फ्लो की वजह से, तो ये जो दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो वो रोड है वो डिफ्लेक्ट होने लगती है, मतलब डिस्प्लेस हो जाती है। उसी के बारे में यहाँ पर स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई थी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा रोड में, जो ए बी रोड दी हुई है उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा वो हमने थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी ले लिया है इस टॉपिक का। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, करंट इन ए बी इंक्रीज्ड। अगर आप ए बी जो रोड है इससे जो करंट पास आउट हो रहा है उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। 2 एम्पियर का करंट आ रहा था, आपने इसको 3 कर दिया, 4 कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया, तो करंट बढ़ा रहे हैं, है ना। तो सोचिए कि क्या यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वाला सिस्टम था रोड ए बी का वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो फोर्स यहाँ पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? तो आंसर है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट अगर आप बढ़ाते हैं ना तो फोर्स भी बढ़ जाती है। बल्कि इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। फोर्स इज इक्वल टू में आई एल बी। इस फॉर्मूले को आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपकी मदद करने वाला है ये। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि वे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के लिए, लेंथ के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करने वाला है। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया कि अगर आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, आई किसका सिंबल होता है? करंट का, तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? स्ट्रॉन्ग यू शेप मैग्नेट यूज। अगर आप इस पूरे सेटअप में यू शेप मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होगा इससे? भाई एक तरह से आपने मैग्नेटिक पावर को बढ़ा दिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर दिया है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती है तो फोर्स उस केस में भी बढ़ जाती है। लेंथ, तीसरा पॉइंट, लेंथ ऑफ ए बी इंक्रीज। अगर आप इस ए बी लेंथ को बढ़ा देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? तब भी आपकी जो फोर्स यहाँ पर देखी जाएगी वो बढ़ जाती है। और यही क्वेश्चन के स्टार्टिंग लाइन में पूछा जा रहा था कि हाउ डू वी थिंक, आप क्या सोचते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है रोड का, ए बी रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या वो अफेक्टेड होगा करंट बढ़ाने से, यू शेप मैग्नेट की पावर को बढ़ाने से, या यू शेप मैग्नेट का इस्तेमाल करने से, या लेंथ को बढ़ाने से? तो लेंथ बढ़ाने से भी डिस्प्लेसमेंट पर फर्क पड़ेगा, और जो आपका यू शेप सिस्टम है अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो भी यहाँ पर फोर्स इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप करंट को ज़्यादा भेजने लगते हैं तब भी फोर्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू में आई एल बी। आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स हर केस में बढ़ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे टुवर्ड भी लगाना है, ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं शॉर्ट में टुवर्ड, ठीक है, बाई चांस रह गया यहाँ पे। तो अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है टुवर्ड वेस्ट, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड नॉर्थ, लेकिन किस वजह से? बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी साउथ की तरफ होगी, या ईस्ट की तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी, या अपवर्ड होगी? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी चेक करते हैं तो उसमें भी आपको 2-3 बार ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पर स्पेशली पूछी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, और सेम वही क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। सेंटर पॉइंट जो है पार्टिकल के लिए जिसको हमने वेस्ट की तरफ थ्रो किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए बल्कि एक रूल है, और वो रूल क्या है?
यहां लिख लेते हैं उसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का नियम था उसका आप इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर के जो टॉपिक्स है ना, पहले आप टॉपिक्स को जरूर कवर करना, क्योंकि सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे तो फिर आपको बीच में सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई इस टॉपिक में क्या डिटेल थी, क्योंकि टॉपिक पहले ही क्लियर है। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे सोचेंगे कि भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है, लेकिन अगर आपको यही मालूम नहीं होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल क्या था, या मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो रटना पड़ेगा, जो सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मालूम होना चाहिए, और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है हमें कि जो करंट है वो वेस्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोला गया आपसे अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वेस्ट की तरफ, दैट्स मीन करंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो करंट वेस्ट की तरफ है और फोर्स नॉर्थ की तरफ। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया था कि अगर करंट मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ, फोर्स मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, तो इनके रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर कंडीशन होगी वो किसके लिए होगी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, और वही चीज यहां पे पूछी जा रही है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे आंसर में, अपवर्ड होगी। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने क्लास 10 की फिजिक्स का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है उसके 10 सीक्वेंस में क्वेश्चन को कवर किया, समझा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और आंसर में हमें क्या लिखना चाहिए। साइंस वर्ड चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे सभी वीडियोस को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।